हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आज की वीडियो में देखते हैं स्टेटमेंट्स बाय पर्सन, स्टेटमेंट्स ऑफ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, सेक्शन 26 27। तो सेक्शन 26 क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस इज रिलेवेंट इफ मेड अगेंस्ट इंटरेस्ट एट द टाइम इट वॉज मेड। अगर कोई पर्सन है जिसको हम विटनेस के तौर पे बुला नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेड पर्सन हो, अगर उसने डेथ से पहले अगर कुछ स्टेटमेंट किया हो, देन इट वुड बी रिलेवेंट इफ मेड अगेंस्ट इंटरेस्ट एट द टाइम इट वॉज मेड। सेक्शन 27 क्या कहता है? कन्फेशन और स्टेटमेंट्स लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स relating to facts in issue are admissible even if the person is unavailable as witness। अगर कोई कन्फेशन है या स्टेटमेंट है जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट which is leading to discovery of facts relating to a fact in issue are admissible. Illustration: if a person dies or is otherwise incompetent, prior statement against their interest may be relied upon। अगर पर्सन मर जाता है या फिर बाद में अगर वो लूनेटिक या इडियट हो जाता है, लेकिन पहले जब वो साउंड माइंड का था, कॉम्पिटेंट था, तो इन दैट केस दैट स्टेटमेंट वुड बी कंसिडर एंड इट वुड बी एडमिसिबल। Statements made under special circumstances, section 28 to 32। Special circumstances include statement made under stress, bodily distress or unusual conditions, statement made during dying moments or immediately after an event। रेस गेस्चे, तो रेस गेस्चे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो एक्शंस है एक सर्टन इवेंट्स में जो मल्टीपल एक्शंस होते हैं उसको रेस गेस्चे कहते हैं। तो जब डाइंग मोमेंट पे अगर कोई स्टेटमेंट करते हैं तो उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अगर इंसान मरते वक्त उसकी डेथ का रीजन बताता है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। और ये हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है, जहां की हियर से एविडेंस एडमिसिबल होता है। तो इट इज अ बिलीफ या फिर इट इज प्रिज्यूम दैट कि जो डेथ पर्सन है, जो मरने वाला पर्सन है, वो जाते जाते झूठ नहीं बोलेगा, मोस्टली सच ही बोलेगा। Section 33 says that how much of statement is to be proved. The whole statement need not be proved, only that portion which is relevant to the matter in issue। तो जो इशू है उसको रिलेटेड जितना है स्टेटमेंट उतना ही प्रूव करना पड़ेगा। जजमेंट ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट, सेक्शन 34 टू 38। अभी हमारे इंडियन जुडिशरी में हम जो पहले के जजमेंट है या फिर हायर कोर्ट की जजमेंट है वो करंट सिनारियो में हम रेफर करते हैं। अगर सेम केस हुआ रहेगा पहले तो हम वो जजमेंट रेफर करते हैं। सेक्शन 34 टू 35, judgment of courts are relevant only when they relate to matters directly in issue or relevant to the fact in question। Section 36 states that judgment may be proved by certified copies। Section 37 38 distinguish between conclusive and non-conclusive effect of judgment। Judgment of civil court may be conclusive as to points directly decided। In criminal matters, judgment may be relevant but not conclusive। तो क्रिमिनल मैटर में सिनेरियो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। इन दैट केस वो रिलेवेंट रहेगा पहला जजमेंट, लेकिन पूरी तरीके से प्रूव करने के लिए या फिर जजमेंट देने के लिए वो कंक्लूसिव नहीं रहेगा। रेलिवेंसी ऑफ एक्सपर्ट विटनेस, सेक्शन 39 टू 45। जो एक्सपर्ट रहते हैं, लाइक अगर कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, साइंस का एक्सपर्ट है, हैंड राइटिंग का, या फिर कोई डॉक्टर है, तो ये सारे अगर कोई क्राइम होता है वहां पे ये सारे एक्सपर्ट का रोल प्ले करते हैं। उनका उस केस में कुछ रोल नहीं रहता है, लेकिन ये एज अ एक्सपर्ट गाइडेंस देते हैं, ओपिनियन देते हैं। उनका ओपिनियन सिर्फ कोरैबोरेट करने के लिए कंसिडर किया जाता है, उसको पूरी तरीके से एडमिसिबल नहीं रखा जाता। सेक्शन 45 स्टेट दैट एक्सपर्ट ओपिनियन इज रिलेवेंट व्हेन द केस रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जब स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए तभी एक्सपर्ट का ओपिनियन रिलेवेंट रहता है, लाइक साइंस, आर्ट, लॉ, हैंड राइटिंग, मेडिसिन। Problems with expert testimony may be biased or influenced by party calling them। Conflicting expert opinions may create confusion। Judges need to evaluate credibility, method, and reliability, not blindly accept। Experts cannot give conclusion on fact in issue, only on specialized matter requiring skill or knowledge।
एविडेंस ऑफ कैरेक्टर सेक्शन 46 to 50। डेफिनेशन क्या है? एविडेंस रिगार्डिंग द जनरल रेपुटेशन और मॉरल कैरेक्टर ऑफ पर्सन। तो अगर पर्सन की जो जनरल रेपुटेशन है सोसाइटी में या फिर कोई मॉरल कैरेक्टर है, उसे यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। रिलेवेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, रिलेवेंट इन इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी और असर्टनिंग मोटिव। तो प्रीवियस जो कैरेक्टर है या फिर रेपुटेशन है पर्सन का, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में मैटर करता है। अप टू व्हाट एक्सटेंट? टू इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड असर्टिंग मोटिव। सिविल प्रोसीडिंग में लिमिटेड रहता है अनलेस कैरेक्टर डायरेक्टली अफेक्ट्स इशू। एग्जाम्पल ट्रस्टवर्दीनेस इन कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रीवियस जो कैरेक्टर रहता है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में थोड़ा बहुत रिलेवेंट रहता है, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग में इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहता है। Section 50 says that character evidence cannot be used to prove that person acted in conformity with that character on a particular occasion except where allowed by law। तो जो कैरेक्टर का रिलेटेड जो एविडेंस है ये प्रूव नहीं करता है कि पर्सन एक्टेड इन कंफर्मिटी। कंफर्मिटी मतलब जो कुछ भी डिस्प्यूट या क्राइम हुआ है उसमें उसका रोल है उन लोगों के साथ, भले ही उसका कैरेक्टर का एविडेंस रहा हो, पास्ट एविडेंस रहा हो कि पास्ट में उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, लेकिन अगर वो कुछ रिलेट कर रहा है, कुछ कोलैबोरेट कर रहा है पर्टिकुलर ओकेजन में, देन लॉ उसे अलाउ कर सकता है। की पॉइंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट बाय अनअवेलेबल पर्सन कैन बी एडमिटेड अंडर सर्टेन कंडीशन स्पेशली अगेंस्ट इंटरेस्ट और लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। एक्सपर्ट विटनेसेस प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस बट कोर्ट वेज क्रेडिबिलिटी केयरफुली। Character evidence is limited in relevance. It cannot replace proof of actual conduct. Judicial decisions are relevant for facts decided, not automatically conclusive. That was all for this video. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.